हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज का ये जो सेशन है ना, ये आप अपनी प्लेलिस्ट में हमेशा सेव करके रखेंगे। जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करेंगे तो हर बार ये सेशन को ज़रूर थोड़ी देर में फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। और आज के सेशन की जो पीडीएफ होगी, जो नोट्स की पीडीएफ होगी, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में। तो आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी केसेस हैं वो हर केस मैं आपको कराने वाला हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, पॉइंट चार्ज के केसेस, वेक्टर फॉर्म के केसेस, और फिर हम बॉडीज पे जाएंगे। लाइन चार्ज, रिंग, आर्क, सिलेंडर, शेल, सॉलिड स्फीयर, डिस्क, शीट, सब कवर करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन द सेशन। और हाँ, फॉर्मूले के साथ साथ उनके ग्राफ, उनकी जो बारीकियां हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, वो भी कवर करेंगे। और वेरिएबल डेंसिटी वाले केस भी कवर करेंगे। तो आइए, डायपोल भी कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट चार्ज से। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज को आप इमेजिन कर सकते हो एक सूरज की तरह। पॉजिटिव चार्ज से जैसे किरणें निकलती है सूरज से, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स जा रही होती हैं। अगर इसका फॉर्मूला करें हम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है KQ/R²। अगर हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म दिखाएं तो वेक्टर दिखाने के लिए एक डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। डायरेक्शन दिखाने के लिए देखिए, आप एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर आपको किसी पॉइंट P पे निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, वो वेक्टर इस तरीके से होगा। और ये जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो मल्टीप्लाई करके आप वेक्टर फॉर्म दिखा देते हैं। और यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो उसको आप प्लेस कर दें तो KQR वेक्टर अपॉन R³, ये वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ की। तो पॉजिटिव चार्ज सूरज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती हुई इस तरीके से, यस। और इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम इसके पास होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? यहां से अगर R टेंडिंग टू 0 कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ये हो गया पॉजिटिव इंफिनिटी क्योंकि प्लस डायरेक्शन में है, ये हो गया नेगेटिव इंफिनिटी क्योंकि माइनस डायरेक्शन में है। पॉजिटिव इंफिनिटी का ग्राफ ऊपर से शुरू होता हुआ इस तरीके से, नेगेटिव इंफिनिटी से शुरू होता हुआ इस तरफ ग्राफ ऐसा आ जाएगा। यहीं पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करूं तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड उसकी तरफ आती हुई होती है, जैसे ग्रेविटी होती है एक प्लेनेट की, या फिर जैसे सिंक होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस का ग्राफ बनाऊं तो देखो इस तरीके से डायरेक्शन होगा। ये जो डायरेक्शन है माइनस इंफिनिटी है और ये जो डायरेक्शन है ये प्लस है। इंफिनिटी क्यों कह रहा हूं? एकदम इसके पास, तो माइनस इंफिनिटी से 0 और ये प्लस इंफिनिटी से 0। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे फील्ड का ग्राफ बन रहा होगा। और फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का वही है KQ/R²। डायरेक्शन वेक्टर में जब लिखेंगे तो वेक्टर में बेटा याद रखना, वेक्टर फॉर्म में चार्ज को हमेशा प्लस माइनस के साथ रखा जाता है। तो यहां पे आप लिखेंगे -KQ/R² अपॉन R²। ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म में ये माइनस साइन नहीं लगाया इसके केस में, तो गलती हो सकती है। अब आते हैं हम बॉडीज पे। जब बॉडी हो जाती है, बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स आ जाते हैं, इनफाइनाइट डिफरेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो हमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला नहीं लगाना है KQ/R²। इनके लिए इंटीग्रेशन करके नए फॉर्मूला डिराइव होते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो एक वायर के अलोंग ही एक पॉइंट रखा गया है। देखिए, पॉइंट जो है D डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है, L लेंथ की वायर है। जो चार्ज है वायर का वो है Q, टोटल चार्ज ऑफ द वायर। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पे डिफाइन करते हैं हम लैम्डा, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे देखिए इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो आता है KQ/D इंटू D+L। देखिए D² नहीं है, याद होना चाहिए, KQ/D इंटू D+L।
अब अगर मैं P पॉइंट पे एक चार्ज रख दूं, सपोज स्मॉल q चार्ज रख दिया, तो इस स्मॉल q चार्ज पे फोर्स कैसे निकालेंगे? तो वो फोर्स हम निकालेंगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये वायर की सारे लोगों के कारण वायर की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला ये है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये पॉइंट चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपको फोर्स मिल जाएगा। इसी पे बेस देखिए, आपको 2026 में डायरेक्ट सवाल था, आइए इसे करते हैं अभी, जल्दी से करिए। एक पॉइंट चार्ज क्यू है 1 माइक्रोकूलम का, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, वायर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, वायर का टोटल चार्ज है 24 माइक्रोकूलम, और आपसे पूछा है यूनिफॉर्म वायर है, इन दोनों के बीच में फोर्स बताइए। तो आइए शुरू करते हैं, सेम फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे, बस दैट्स इट बच्चों। तो फटाफट से वैल्यू रख के बताइए, इंटीजर टाइप ये सवाल था। आइए, k की वैल्यू हमने रख दी 9 इंटू 10 की पावर 9, स्मॉल q चार्ज था 1 माइक्रो यानी 10 की पावर -6, कैपिटल Q चार्ज था वायर का 24 इंटू 10 की पावर -6 होल डिवाइडेड बाय d यानी 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू पूरा d प्लस एल। देखिए d प्लस एल कितना होगा 12 सेंटीमीटर, यानी उसको मीटर में करेंगे तो 12 इंटू 10 की पावर -2। हर चीज ऐसा यूनिट में रखते हुए देखिए बड़ा आसानी से सॉल्व हो रहा है। 12 2 जा 24, बस बचा 9। आपको बस ये 9 इंटू 10 की पावर अब सोचनी थी। तो ये 9 बेटा, -6 -12, नीचे -4, ऊपर जाके वो हो गया +4, यानी 9 + 4 13 -12, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 1 यानी 90, और इस सवाल का आंसर हो गया 90। देखिए अगर फॉर्मूला याद होते तो जेई मेंस में स्पीड बहुत बढ़ जाती है, नहीं तो आपको इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं, जब P पॉइंट वायर के अलोंग ना होके वायर के सामने है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r पे है, वायर की लेंथ है l, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और q इज द चार्ज ऑफ द वायर। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। इस P पॉइंट पे इन सारे पॉजिटिव चार्जेस के कारण फील्ड होगी। अब मैं अगर बनाने की कोशिश करूं तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, हर एक की फील्ड का रिजल्टेंट जब लिया जाता है तो वो देखिए रिजल्टेंट किस तरफ आएगा। वो रिजल्टेंट मैं आपको बता दूं इस 2 डायरेक्शन में आएगा। पहला डायरेक्शन है वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिसे लिखा है ई परपेंडिकुलर। दूसरा डायरेक्शन है वायर के पैरेलल डायरेक्शन, जिसे लिखा है ई पैरेलल। अब ई परपेंडिकुलर का देखिए फॉर्मूला क्या है, k लैम्डा बाय r sin θ1 प्लस sin θ2। यस, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे θ1 और θ2 क्या है सर। तो देखिए ध्यान से, पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल्स हैं θ1 और θ2। तो पॉइंट से परपेंडिकुलर डालिए वायर पे, पॉइंट से एंड्स को जोड़िए, और फिर जो एंगल आएगा परपेंडिकुलर और एंड को जोड़ने वाली लाइन से वो होगा θ1 और θ2। तो दिस इज द आंसर। P परपेंडिकुलर कंपोनेंट का k लैम्डा बाय r, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, sin θ1 प्लस sin θ2। अब आते हैं E पैरेलल पे। ई पैरेलल में देखिए k लैम्डा बाय r सेम है, cos θ1 माइनस cos θ2 आपको याद रखना है, यानी दोनों एंगल के cos लेके उनका सब्ट्रैक्शन। अब डायरेक्शन भी देखिए मैं सिखा देता हूं आपको। अगर आपका यहां पे मैं ले लूं पार्टिकल जो है वो सपोज यहां पे होता, नीचे की तरफ ज्यादा चार्जेस होते तो इनकी चलती, तो इसीलिए यहां पे ई पैरेलल ऊपर की तरफ आ जाता। इस डायग्राम में ऊपर की तरफ ज्यादा चार्जेस हैं तो उनकी चलेगी, तो उनके कारण नेट में जो ई पैरेलल है उसका कंपोनेंट नीचे की तरफ लिया गया है। यानी आप मैग्नीट्यूड ई पैरेलल का इससे निकाल लीजिए, और फिर डायरेक्शन आप अपनी समझ से एफबीडी बना के देख लीजिए, जिस तरफ ज्यादा चार्जेस है उनकी चलेगी, इसलिए ई पैरेलल नीचे, और अगर पॉइंट पी के नीचे की तरफ ज्यादा चार्ज होते उनकी चलती तो ई पैरेलल ऊपर की तरफ आ जाता। सिंपल एफबीडी बनाएंगे, कंपोनेंट लेंगे, अपने आप रास्ता बनेगा। अच्छा अगर नेगेटिव चार्ज होता सर, नेगेटिव चार्ज होता तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाते,
ई परपेंडिकुलर इस तरफ आ जाता, ई पैरेलल इस तरफ आ जाता। आया बेटा समझ में? नेगेटिव चार्ज होगा तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर ये फील्ड इनफाइनाइट हो जाती, लाइन चार्ज इनफाइनाइट हो जाती, तो P से जो एंगल बन रहा है वो टेंडिंग टू 90 हो जाता। तो इसीलिए θ1 θ2 90 जब रखोगे तो E परपेंडिकुलर आएगा 2k लैम्डा बाय r। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद होना चाहिए। और k को अगर मैं लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पुट करूं तो देखिए ये एक्सप्रेशन बन जाएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ई पैरेलल पे, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जब भी θ1 θ2 सेम होंगे, यानी पॉइंट P सिमेट्रिक रखा होगा, तो ये देखिए दोनों टर्म कैंसल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ई पैरेलल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट P का ऊपर नीचे दोनों एंगल सेम है, इसीलिए इस केस में ई पैरेलल जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर की, मतलब एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड इंफिनिटी है, और पॉइंट एंड के अगर सामने हो, ठीक है, तो नीचे तो गए ही नहीं आप, तो नीचे वाला जो θ2 था वो 0 डिग्री अब हो गया, और ऊपर की तरफ आप जाते जा रहे हो तो ठीक ऊपर की तरफ गए तो θ1 आपका 90 डिग्री आ चुका है। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज ऑप्शन फॉर्मूले में यहां पे पुट करता हूं तो मेरे लिए ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों ये आते हैं, ये याद रखना है हमें। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के फील्ड इधर दूर जाती हुई पॉजिटिव से कंपोनेंट लेंगे तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल आएंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है दोस्तों, k लैम्डा बाय r। तो रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरफ होगा और वो होगा 45 डिग्री पे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कैसी होगी वो बात कर लेते हैं। काफी बार बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, मैं बताता हूँ क्या। ये पॉजिटिव चार्ज है, यस, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर x मान लेते हैं, तो ये रिंग के कारण एक्सिस पे जो फील्ड है वो डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग ही है। तो इस तरफ अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई फील्ड, और अगर मैं इस तरफ आता हूं तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई फील्ड। तो इसलिए आप देखो ग्राफ मैंने कैसे बनाया, फील्ड इस तरफ जब बनाई तो वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाई, और इस तरफ जब बनाई तो मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में बनाई। समझ गए बच्चों? अब आते हैं फॉर्मूला पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की होल पावर 3/2। Q इज द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग, x इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द रिंग। अब इस फील्ड का ना अलग अलग एक्स पे आप देख सकते हो वैल्यू अलग अलग है। ये इस तरीके से ग्राफ है। अगर आप सेंटर ऑफ द रिंग पे आते हैं तो फील्ड जीरो है, अगर आप बहुत दूर चले जाए रिंग से तो भी फील्ड जीरो है। तो जीरो थी, फिर बढ़ी और फिर जीरो हो गई, यानी बीच में एक मैक्सिमा आता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। मैक्सिमा कहाँ पे आता है? r/√2 पे, और मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 2/3√3 KQ/r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू भी हमें याद रखनी है 2/3√3 KQ/r स्क्वायर, और ये कब होगी? r/√2 पे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी इस तरफ भी r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सबसे ज्यादा, और उसकी वैल्यू इतनी ही होगी। अगर आपको कोई बोलता है कि मॉड ई का ग्राफ बनाएंगे, देखिए यहां पे समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ग्राफ आपके सामने है, मॉड ई का ग्राफ बोले यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना है तो नीचे नेगेटिव ना दिखाएंगे, हम सिर्फ ऊपर पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट का ही ग्राफ बना रहे होंगे। शाबाश। आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत फेमस केस है एक SHM का। देखिए SHM में सबसे पहले बेसिक ऑफ SHM बता दें। फोर्स अगर -kx होता है तो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। बस अभी इतना याद रखिए। अगर x का कोफिशिएंट आ जाए फोर्स में तो वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। बस अभी इतना याद रखिए। अब ध्यान से सुनिए, ये जो रिंग थी इसकी एक्सिस पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं और रिंग का पॉजिटिव चार्ज है तो होगा क्या? रिंग इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी और ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ दौड़ा चला आएगा
और जब वो आएगा सेंटर तक पहुंचेगा तो सेंटर पे रुकने की जगह नहीं है, वो रिंग में हॉलो है पूरी, तो वो आर पार चला जाएगा क्योंकि उसने स्पीड हासिल कर ली। जैसे ही वो आर पार जाएगा फिर फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ रिवर्स हो जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से अट्रैक्शन, फिर वापस आएगा, लेकिन रिंग तो हॉलो थी तो और क्रॉस कर गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एसएचएम करता रहेगा। यस, और एसएचएम हम डिफाइन करते हैं स्मॉल एक्स के लिए। तो आइए बच्चों, स्मॉल एक्स के लिए आप जल्दी से बताइए। फोर्स आप लिखेंगे क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की थी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स को अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं क्योंकि बहुत छोटा था तो यहां से निग्लेक्ट हो गया, तो के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, देखिए खुलेगा आर क्यूब, माइनस साइन इसलिए क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है फोर्स। अब देखिए क्या ये मैच हो रहा है, बस के की जगह क्या आ गया, ये पूरी टर्म। तो टाइम पीरियड में भी के की जगह क्या आ जाएगी, ये पूरी टर्म। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम देखिए क्या आ गया, 2 पाई रूट मास ऑफ द पार्टिकल होल डिवाइडेड बाय के क्यू क्यू अपॉन में आर क्यूब था वो ऊपर चला गया। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। और यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेट करने के लिए के को यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते थे, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया एसएचएम का केस जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल पे। अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क और हाफ रिंग की। तो ध्यान से सुनिएगा आप, यहाँ पे अगर मैं हाफ रिंग ले लूं, देखो पूरी रिंग थी जब कंप्लीट रिंग, तब तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो हो जाएगी, सिमेट्री है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स फील्ड को कैंसिल कर देंगे। जब हाफ रिंग है तो ये पॉजिटिव इन दोनों की फील्ड देखो ऐसे होगी, तो नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे नेट फील्ड होगी अलोंग सिमेट्रिक लाइन यानी एंगल बाइसेक्टर। वैसे ही अगर हाफ रिंग ना हो, सिर्फ एक आर्क हो, तो आर्क में भी जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलोंग एंगल बाइसेक्टर होगी, सिमेट्रिक लाइन पे होगी। सबसे पहले हम लैम्डा को डिफाइन कर देते हैं। लैम्डा हमने क्या बोला था, चार्ज अपॉन लेंथ। यहाँ पे लेंथ क्या है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को आप कैसे लिखते हो, रेडियस इंटू थीटा। थीटा ये किस में लिखना, रेडियन में, ठीक है। तो चार्ज अपॉन रेडियस इंटू थीटा, ये इस केस का लैम्डा आप डिफाइन कर सकते थे। तो हाफ रिंग होगा तो हाफ रिंग में एंगल पाई, तो इसलिए चार्ज अपॉन पाई आर, और थीटा एंगल होगा तो क्यू अपॉन आर, थीटा थीटा रेडियन में रखेगा। तो आइए जल्दी से देखिए हम आर्क के लिए क्या है। तो आर्क के लिए यहाँ पे देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, याद रखना, सिमेट्रिक लाइन पे, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए 2k लैम्डा बाय आर। जो इनफाइनाइट वायर की फील्ड थी ना 2k लैम्डा बाय आर, ये बड़ा याद रहता है फ्रीक्वेंटली, इनटू साइन थीटा बाय 2। याद रखिए थीटा बाय 2 है यहाँ पे, ठीक है। थीटा क्या है, आर्क का एंगल, और ये हो गया थीटा बाय 2, तो अलोंग एंगल बाइसेक्टर। अब बात करते हैं हाफ रिंग हो गई, तो थीटा कितना हो गया, देखो तो जरा, थीटा हो गया यहाँ पे पाई, थीटा बाय 2 क्या हो गया, पाई बाय 2, यानी हो गया 90 डिग्री। तो साइन 90 बेटा 1, तो वैल्यू बस बची 2k लैम्डा बाय आर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की थी वो हो गई हाफ रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर। हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं कंपेयर करूं लाइन और आर्क को तो आपको एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलेगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना कितने बच्चों को ये पहले से आता था, और सेशन को लाइक नहीं किया है तो अभी जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो देखिए सुनिए, आप कंपैरिजन सुनिए, इनफाइनाइट वायर 2k लैम्डा बाय आर, हाफ रिंग 2k लैम्डा बाय आर। आप ऐसे सोचो कि ये पॉइंट P पे आपने ऐसी लाइन बना दी, सिमेट्रिक लाइन, इससे ऊपर की तरफ कितना एंगल है, 90 टेंडिंग टू, इससे नीचे की तरफ कितना एंगल है, 90 टेंडिंग टू। आप सेम लॉजिक अप्लाई करो, P से सेम सिमेट्रिक लाइन बनाओ, इससे ऊपर की तरफ 90 डिग्री की आर्क बनाओ, इससे नीचे की तरफ 90 डिग्री की आर्क बनाओ। जितना एंगल ऊपर उतना ही एंगल ऊपर वायर का, जितना वायर का नीचे की तरफ एंगल उतना आर्क का नीचे की तरफ एंगल। तो ये जो आंसर होगा
और ये जो आंसर होगा वो हर बार सेम होगा, बस एंगल सेम होने चाहिए ऊपर वाला और नीचे वाला। देखिए कैसे, सेमी इनफाइनाइट वायर पे ऊपर की तरफ कितना एंगल 90 और नीचे की तरफ 0। सेम काम यहाँ पे, ऊपर की तरफ कितना एंगल 90, तो ये आपकी क्वार्टर रिंग बन गई और नीचे की तरफ 0। यहाँ पे फील्ड कैसी थी, इस तरफ k लैम्डा बाय r और नीचे भी k लैम्डा बाय r, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होगी k लैम्डा बाय r, दोनों में एग्जैक्ट सेम। अगर ऐसा मैं बनाना चाहूं अलग से, तो आप देखिए वायर पे θ1 एंगल ऊपर θ2 नीचे, तो आप जब आर्क बनाए तो रेफरेंस लाइन से θ1 एंगल ऊपर की आर्क बनाए और θ2 एंगल नीचे की आर्क बनाए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा सिस्टम और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा सिस्टम वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहां से जो E परपेंडिकुलर और E पैरेलल के फॉर्मूले थे वही यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसकी जो नेट फील्ड का फॉर्मूला था 2k लैम्डा बाई 2 इंटू साइन होल थीटा पूरा आर्क एंगल बाई 2, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका देखिए ये बता सकते हैं, इसका देखिए ये बता सकते हैं, तो इसमें उलझा सकते हैं। ध्यान रखिए कंसेप्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आ रहे हैं शेल पे। शेल में हम समझ रहे हैं, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, अंदर से खोखला है, तो अंदर याद रखिएगा नेट फील्ड इनसाइड 0 होती है। अगर मैं सरफेस का और बाहर वाले पॉइंट के लिए बात करूं तो ऐसा मान सकता हूं कि सारा चार्ज सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले को लगा सकता हूं। लेकिन इनसाइड में मामला अलग हो जाता है। शेल में इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होती है 0, सरफेस की होती है k⁴/r²। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सरफेस का, मतलब कैपिटल R बेसिकली रेडियस है। आउटसाइड है k⁴/r²। स्मॉल r² मतलब सेंटर से दूरी। कैपिटल R जब भी लिखा जाएगा किसी भी फॉर्मूले में वो रेडियस होगा, स्मॉल r जब लिखा जाएगा वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। तो अब देखिए इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पहले 0 रहेगा। कब तक? सरफेस तक। सरफेस पे अचानक से फील्ड बढ़ गई, कितनी हो गई k⁴/r²। उसके बाद डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो आपकी फील्ड कम होती जाएगी और 1/r² के हिसाब से कम होगी। इसीलिए देखिए कर्वेचर ग्राफ और कम होता हुआ। सबसे ज्यादा फील्ड कहां पे? सरफेस पे। आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। देखिए कंडक्टर की बात हम अलग से करेंगे। अभी जो ये सॉलिड स्फीयर है इसमें अगर मैं चार्ज दिखाना चाहूं तो ये चार्ज जो है पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पूरे स्फीयर में है, पूरे कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज है। ठीक है बेटा, समझ गए? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आउटसाइड पॉइंट के लिए या फिर सरफेस के पॉइंट के लिए मैं सेंटर पे सारा चार्ज मान सकता था, बट इनसाइड में मामला बदल जाता है। इनसाइड में देखिए मामला क्या हो जाता है, यहाँ पे k⁴/r³। ठीक है, नीचे क्या है? r³, तो k⁴/r³ इंटू स्मॉल r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला है। बाकी देखिए सरफेस का सेम है, आउटसाइड का सेम है, ग्राफ भी आउटसाइड का सेम है, बस इनसाइड में चेंज हो गया। अब इसी को अगर आपको लिखना हो डेंसिटी के टर्म में, तो डेंसिटी देखिए क्या है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं चार्ज को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में पुट कर दूं बेटा, तो आप देखिए ये चार्ज को मैं यहां पुट करता हूं, k को मैं लिखूंगा 1/4πε0, सब कट के यहां पे जो बनता है फॉर्मेट वो है ρr/3ε0। याद होना चाहिए बेटा, प्लीज भूलना मत, ये दोनों फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर ग्राफ बनाए तो इनसाइड की फील्ड देखिए स्मॉल r की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर ग्राफ होगा, बढ़ता रहेगा मैक्सिमम फिर सरफेस पे, और उसके बाद 1/r² से कर्वेचर डिक्रीज होता हुआ अंत में जाके 0 हो जाएगा। अब आते हैं कैविटी वाले सवाल में, बहुत बहुत बार पूछा जाता है, फेवरेट है काफी एग्जाम्स का। आइए तो यहां पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे स्फीयर में से ये वाला सेगमेंट काट के निकाल दिया, अब मेरा एक पॉइंट P है कैविटी के अंदर, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए।
तो देखिए कैविटी वाले सवालों का स्टैंडर्ड पैटर्न है, कैसे निकालते हैं। रिमेनिंग पोर्शन के कारण, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचे हुए पोर्शन के कारण निकालनी है, तो पहले आप पूरे के कारण निकालो। मान लो कि फुल चार्ज भरा हुआ था, यहां पे भी चार्ज था, पूरे के कारण निकालो, माइनस कैविटी वाले सेगमेंट का जो चार्ज मान के उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर माइनस कर दो। तो पूरे के कारण माइनस कैविटी वाले सेगमेंट के कारण और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए फुल के कारण यही वाला फॉर्मेट यूज कीजिए, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब आर क्या है, आर वेक्टर है पॉइंट पी का सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे सेंटर के रिस्पेक्ट में यानी पी का C1 के रिस्पेक्ट में, पी का पूरे के सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो आर पी C1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस, जब कैविटी के कारण लिखोगे तो बाकी सब तो सेम था बेटा, बस ये आर में चेंज आएगा। अब आर पी C2 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर का कमाल है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं तो आर पी C1 माइनस आर पी C2, इन दोनों को आप रिवर्स कर दीजिए। ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर C1P, ये हो जाएगा प्लस आर C2P। अब देखिए इसको आगे रख दो अगर मैं, तो आर C2P माइनस आर C1P, ये देखिए वेक्टर है आर C2 माइनस आर C1, ये हो जाएगा आर C2 विथ रिस्पेक्ट टू C1। ये रिलेटिव मोशन की आइडेंटिटी होती है, P पॉइंट हट जाएगा, आर C2 माइनस आर C1 हो गया आर C2 C1। तो आप देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी क्या आ गई, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट पोजीशन ऑफ C2 विथ रिस्पेक्ट टू C1। पॉइंट P जो था वो हट गया है, पॉइंट P की पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, पॉइंट P कहीं भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो ध्यान रखना है कि कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है और उसका डायरेक्शन क्या होता है वो भी बता दूं, डायरेक्शन होता है सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग, C2 की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू C1। तो देखिए C1 से C2 जो वेक्टर बन रहा है उस डायरेक्शन में पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आई बात समझ में। कैविटी वाले सेगमेंट के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट और वैल्यू होगी इतनी। स्मॉल आर C1 C2 मतलब C2 C1 के बीच की जो दूरी है बस वो दूरी यहां पे रख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन C1 से C2 की तरफ। आई बात समझ में। ये पॉजिटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस आ जाएगा। आइए आगे बढ़ाते हैं, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट केस की, जो कि है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। काफी बार ये पूछा गया है मेंस में और बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, सारी दिक्कत सॉल्व कर देते। आओ तो अब आपको हमेशा आ जाएगा, ये आपको मैं बता रहा हूं, हमेशा हर बार जब भी ये सवाल आए आप हमेशा करके आएंगे। ध्यान से सुनना। आप सपोज डेंसिटी का फंक्शन दे दिया है रो नॉट इंटू स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर क्या है सर, ये है आपका सेंटर से दूरी। तो सेंटर से दूरी बदलती जाएगी तो चार्ज की डेंसिटी बदल गई, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चार्ज की डेंसिटी का उतने एरिया में चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये आपका बाहर जाते जाते चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी और स्मॉल आर 0 है तो 0 पे कोई चार्ज नहीं। इस तरीके से अंदर कम चार्ज, फिर धीरे धीरे डेंसिटी चार्ज की बढ़ती जा रही है, वेरिएबल डेंसिटी हो गई। कैसे निकालें, यहां पे जो ये फॉर्मूला थे सर, ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए थे। यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क आगे पढ़ेंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे करेंगे आइए सिखा दे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मेट है स्फेरिकल सेगमेंट के लिए के क्यू इनक्लोज्ड अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। पहले मैं चार्ज निकालना सिखाऊं क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है, चार्ज भी इंटीग्रेशन से आएगा। कैसे, देखो चार्ज आएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी इनटू छोटा सा वॉल्यूम, ये ध्यान रखना, ठीक है। चार्ज आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी इनटू छोटा सा वॉल्यूम। छोटा सा वॉल्यूम कैसे लिखा है ध्यान से सुनो, एरिया इनटू थिकनेस। और एरिया किस चीज का, मैं एक एलिमेंट लूंगा छोटा सा स्मॉल आर रेडियस पे, उसकी जो एरिया होगी, स्फीयर है ना, 3D में बात कर रहे हैं, स्फीयर की एरिया, स्फीयर की एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो थिकनेस मानी है बेटा,
ये थिकनेस मानी है dr, तो थिकनेस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहले हमेशा चार्ज निकालना इंटीग्रेट करके, और फिर उसके बाद यहां पे पुट करना, KQ/r² करना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। आओ सबसे पहले मैं आपको इनसाइड पॉइंट पे निकालना सिखाऊं। मान लीजिए कि टोटल रेडियस कैपिटल R है, लेकिन आपसे पूछा है स्मॉल r पे बताइए। स्मॉल r पे पॉइंट P है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो कैसे करेंगे? तो चार्ज को पहले इंटीग्रेट करके निकालेंगे। देखिए कैसे, फटाफट से हम निकालते हैं। डेंसिटी का फंक्शन रख दीजिए, एरिया इंटू थिकनेस कर दीजिए, रो नॉट इंटू 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, r³ dr का इंटीग्रेशन बता। लिमिट्स क्या होगी? देखिए लिमिट्स अब 0 से स्मॉल r तक ही करिए, 0 से स्मॉल r तक ही करिए। जिस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसके अंदर का आपको चार्ज इनक्लोज निकालना है। वहां से गॉसियन सरफेस बनाते हैं या फिर स्फीयर बनाइए, उसके अंदर का ही चार्ज निकालना है। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, KQ एनक्लोज्ड। आइए तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, रो नॉट 4 पाई r⁴/4। लिमिट्स आप लगाएंगे 0 से स्मॉल r, तो यही एक्सप्रेशन आएगा। देखिए 4 कट गया, रो नॉट पाई स्मॉल r⁴। दैट्स इट बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी KQ एनक्लोज्ड अपॉन स्मॉल r²। Q एनक्लोज्ड पुट कर दीजिए, तो K रो नॉट पाई स्मॉल r⁴ अपॉन r², और K को आप चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख दीजिए। तो देखिए आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये पाई कट गया, रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। आपको मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे। अब बात करते हैं आउटसाइड। जब आप आउटसाइड बात करेंगे तो आप इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगाएंगे? जल्दी से सोच के बताइए, जल्दी से सोच के बताइए। पॉइंट P यहां पे है, P से अगर मैं एक गॉसियन सरफेस या फिर एक स्फीयर मानूं, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो कहां तक था? तो वो सिर्फ कैपिटल R रीजन तक ही है, पूरे रीजन तक नहीं है। तो इसीलिए जब मैं चार्ज निकालूंगा और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो लिमिट्स लगेंगी 0 से कैपिटल R। आइए जल्दी से, डेंसिटी का फंक्शन हमने रख दिया, एरिया इंटू थिकनेस हमने कर दी, तो देखिए क्या बना, 4 पाई रो नॉट स्मॉल r³ का इंटीग्रेशन स्मॉल r⁴/4। लिमिट्स 0 से कैपिटल R, ये हो गया देखिए पाई रो नॉट कैपिटल r⁴। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो वो होगी KQ एनक्लोज्ड अपॉन स्मॉल r²। स्मॉल r देखिए अब अलग है, इंटीग्रेशन सिर्फ कैपिटल R तक होगा, और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए। तो आपका देखिए यहां पे ये एक्सप्रेशन बना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आउटसाइड रीजन में। कोई भी फंक्शन दिया हो डेंसिटी का, सेम प्रोसेस फॉलो करके आप इसको कर लेंगे, बिल्कुल मेरे को भरोसा है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं और दूंगा होमवर्क, वो जरूर करके बताइएगा। अब आते हैं डायपोल पे। देखिए एक बड़ा ही सुंदर सा आपका रिप्रेजेंटेशन है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिस्टम को आप डायपोल कहते हैं। सोचिए डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव डायपोल का डायरेक्शन है। पॉइंट्स को डिफाइन कर देता हूं, ये होगा एक्सियल पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला इक्वेटोरियल पॉइंट, एंगल थीटा पे जो पॉइंट है वो है जनरल पॉइंट। अब देखिए एक्सिस पे जो फील्ड होती है बेटा वो होती है 2kp/r³। एक्सिस पे फील्ड मतलब क्या सर? सेंटर से डायपोल के डिस्टेंस है r। डायपोल की खुद की लेंथ हम बहुत छोटी मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं कंपैरिजन टू r। अगर मैं एक्सिस पे बात करूं तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 2, ये 2 ना भूलिएगा, k कूलम्स कांस्टेंट, p डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, ध्यान रखना ही। चलो अब डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए वेक्टर लगाया है,
दोनों तरफ आप वेक्टर लगा दीजिए, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो डायपोल का है। अब पूरी एक्सिस पे सेम डायरेक्शन होता है, समझिएगा ये, मतलब डायपोल के अगर मैं इस तरफ आऊं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और डायपोल के इस तरफ आऊं एक्सिस पे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, सेम फॉर्मूला है, बस 2 नहीं आएगा, के पी बाय आर क्यूब, और डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के नेगेटिव है। डायपोल मोमेंट देखिए इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल से अपोजिट, ऊपर वाले इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी और नीचे वाले इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी। समझ गए बेटा, इक्वेटोरियल ऊपर हो या नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल के अपोजिट होगा, ये भी के पी बाय 1 बाय आर क्यूब। अब आते हैं जनरल पॉइंट पे। जनरल पॉइंट पे जो फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, डायपोल से जी का जो पोजीशन वेक्टर का एंगल बन रहा है वो है थीटा, उसे यहां रखेंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये जो नेट फील्ड है जी पे, ये इस लाइन से अल्फा एंगल बना रही होती है, इस लाइन के अलोंग नहीं होती है, अल्फा एंगल बना रही होती है। ये जो अल्फा एंगल है ये यहां से आता है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। tan थीटा में थीटा ये वाला एंगल है, समझ गए बेटा। इसी पे चलो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं छोटा सा, फाइंड कंडीशन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे बोला है फाइंड कंडीशन इफ ई नेट इज परपेंडिकुलर टू डायपोल। क्या बोला है आपसे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है ये डायपोल से परपेंडिकुलर, डायपोल इस तरफ है, यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो जाए, तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाए। अब बताइए जरा, ये डायपोल था, यहां पे दिखा दूं, ये एंगल थीटा था, तो ये इस तरफ हो जाए तो ये एंगल कितना हो जाए, जल्दी से बताओ, 90, यानी अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाए, 90। अल्फा को ले लीजिए 90 माइनस थीटा, यहां पे रखो तो tan अल्फा क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, cot थीटा को लिखिए 1 बाई tan थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा देखिए आ जाएगा यहाँ पे, रूट ले लीजिए tan थीटा रूट 2 और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स रूट 2। ये कंडीशन आपकी आ गई जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट परपेंडिकुलर है डायपोल के। तो ऐसी और भी कंडीशन बनाई जा सकती है, यहां पे हमने लिखा है tan इनवर्स रूट 2। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सुंदर सा रिप्रेजेंटेशन, पॉजिटिव चार्ज से लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहां पे देखिए फील्ड लाइंस काफी पास पास है क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जैसे दूर जाएंगे तो फील्ड लाइन दूर होती जाएंगी क्योंकि मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ये 2026 जेईई मेंस में डायपोल पे एक सवाल था इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2025 में एडवांस में सवाल था, 2026 में भी एडवांस में सवाल था डायपोल का, तो फटाफट से करते हुए आना चाहिए। सबसे पहले डायपोल मोमेंट ए के बारे में दिया है कि चार्ज और लेंथ गिवन है, तो डायपोल मोमेंट ए का जब मैं निकालूं तो चार्ज इंटू लेंथ 2 माइक्रो इंटू 1 सेंटीमीटर, ये देखिए हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6, यहां -2 -8। डायपोल मोमेंट बी के बारे में क्या दिया है बेटा, बी के बारे में देखिए 4 और 1, तो 4 माइक्रो इंटू 1 ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर -8, दैट्स इट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक पी पॉइंट है जो दोनों के बिटवीन है, 80 सेंटीमीटर की दूरी है तो आधा 40, इधर से भी आधा 40, लेकिन इसकी पोजीशन कैसी है, ए के लिए एक्सिस पे है और बी के लिए इक्वेटोरियल पे है। तो देखिए डायपोल मोमेंट बी का इधर, डायपोल मोमेंट ए का इधर, तो पी पॉइंट का जब एफबीडी बनाया जाएगा तो ए के कारण जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी और बी के कारण जो फील्ड होगी वो नीचे की तरफ होगी। कैसे सर, डायपोल ऊपर है तो इक्वेटोरियल पे डायपोल से अपोजिट, और आपसे पूछा था नेट फील्ड बताइए, तो आइए जल्दी से बता लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ए की कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, हम लिखेंगे 2kPa अपॉन r क्यूब। अब ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है,
यहाँ पे देखो 2 इंटू पी ए कितना है 2, पीबी कितना है 4, तो 2 इंटू पी ए क्या हो गया, देखो इसका डबल वो पीबी के बराबर हो गया, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण है वो देखिए क्या आ गई, के पी बी बाय आर क्यूब। अब इसे संभाल के रखिएगा। अब आते हैं बी की इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो बी की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहां पे के पी बाय आर क्यूब फॉर्मूला से आएगी, इक्विटोरियल वाला फॉर्मूला है। तो यहां पे देखिए पी बी के कारण, यस देखिए दोनों टर्म क्या आ गई, सेम आ गई, ये दोनों सेम है 90 डिग्री पे, तो यानी नेट फील्ड क्या हो गई, ई रूट टू, दैट्स इट। ई 90 डिग्री पे होता है तो रिजल्टेंट होता है ई रूट टू, और उसकी वैल्यू है ये, तो नेट फील्ड आ गई बेटा आपके पास के पी बी बाय आर क्यूब का रूट टू टाइम्स, वैल्यू रखनी है और फिर ऑप्शन सेटिस्फाई करना है। तो जल्दी से कर लेते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बेटा आर क्या लेंगे, आर लेंगे हम डायपोल के सेंटर से दूरी जो कि होगी 40 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 40 इंटू 10 की पावर -2, 40 इंटू 10 की पावर -2 है ना, 40 सेंटीमीटर है ना, तो ऐसा यूनिट में करा। अच्छा ये 3 बार क्यूब हो जाएगा ये, तो इसका क्यूब हो जाएगा, इंटू बी का डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर -8 इंटू रूट टू। समझ गए बच्चों। अब आओ जल्दी से देखिए, तो ये देखिए 4 एक कट जाने वाला है, नीचे देखिए अगर मैं देखूं यहां पे तो 3 4 होंगे, 3 में से एक कट गया, 2 4 बचे, तो ये हो गया 9/16, एक रूट टू बच जाएगा। अब 10 की पावर काउंट करनी है तो ध्यान से सुनिए, 9 - 8 1, नीचे -2 की पावर 3 6, -6 नीचे है, ऊपर जाके +6, तो 1 + 6 7, नीचे 40 वाला जो 0 है उसके 3 बार आ जाएगा, तो नीचे 3 0 उसके कारण, ऊपर 7 नीचे 3 कट के 10 की पावर 4 बचेगा, 7 - 3। तो इससे मैच होता हुआ देखिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। तो ए आपका सही हो गया। 2026 में ऐसे बहुत सवाल आपको देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब सिलेंडर के काफी बच्चों को फॉर्मूले ही नहीं याद है, तो आइए जल्दी से सिलेंडर भी बता दो। सॉलिड सिलेंडर की बात करें, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला होता है रो स्मॉल r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, डेंसिटी, सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। आगे बढ़ते हैं, आउटसाइड की फील्ड 2 के लैम्डा बाय आर, सेम फॉर्मूला, वायर जैसी थी ना इनफाइनाइट वायर, वैसे ही इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए सेम फॉर्मूला, दैट्स इट। बस यहाँ पे लैम्डा को कैसे लिखेंगे, डेंसिटी के टर्म में, ध्यान से सुनो, लैम्डा को लिखेंगे डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है, तो डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो लैम्डा की जगह रखिए डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्सप्रेशन भी याद रखना है। सिलेंडर की आउटसाइड की दोनों तरीके से ध्यान होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये 1/r पे रिप्रेजेंट है, तो इसका ग्राफ देखिए, पहले लीनियर फिर 1/r रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से डिक्रीजिंग। आगे बढ़ते हैं, हॉलो सिलेंडर हो जाएगा तो इनसाइड फील्ड 0 जैसे हॉलो स्फीयर में थी, आउटसाइड के लिए आपका अब फिर से थोड़ा सा चेंज आ गया, आउटसाइड फील्ड अब मेरे को निकालनी है। यहां पे हॉलो है, हॉलो है तो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, रो नहीं लिख सकता हूं मैं, मेरे को यहां पे सिग्मा लिखना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। 2 के लैम्डा बाय आर फॉर्मूला तो अभी भी वैलिड है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लैम्डा को लिखेंगे सिग्मा इंटू लेंथ। देखिए ध्यान से याद होना चाहिए, लैम्डा को लिखते हैं सिग्मा इंटू लेंथ, सिग्मा इंटू 2 पाई आर, तो आपका देखिए लैम्डा को सिग्मा इंटू 2 पाई आर, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एक्सप्रेशन बनता है सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे 1/r के प्रोपोर्शनल, ग्राफ पहले 0 और फिर 1/r के प्रोपोर्शनल, तो ये पहले 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन इधर सिग्मा में रिप्रेजेंटेट होता है और सॉलिड सिलेंडर में
याद रखिएगा वॉल्यूम डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, ये एक सवाल आया था 2022 में। देखिए सवाल क्या है, सिलेंडर है सॉलिड, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, आपको बोला है एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हमने देखा फॉर्मूला रो स्मॉल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर क्या दिया है, एक्सिस से दूरी x। अब देखिए x क्या दिया है, जल्दी से देखिए x क्या दिया है, 2 एप्सिलॉन नॉट बाय रो, ये सब कट गया आंसर आ गया 1। इस सवाल का आंसर है 1। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल कितने पूछे जाते हैं, तो याद होने चाहिए सारे फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, डिस्क की बात कर ले लास्ट में। तो डिस्क है, डिस्क की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। याद होना चाहिए कॉस थीटा कौन सा, सर ये जो ट्रायंगल बनेगा ना सर, ये कैपिटल आर रेडियस, ये डिस्टेंस एक्स थीटा, इसका जो कॉस थीटा है वो यहां रखना है। जो क्या होगा देखिए, कॉस थीटा होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, तो वो हाइपोटेनियस यहां रख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, वो कॉस थीटा यहां रखिए। डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एक्सिस पे। अब अगर इनफाइनाइट डिस्क हो जाए, बहुत बड़ी डिस्क हो जाए, तो ये एंगल देखिए बहुत बड़ा ऊपर तक जाएगा, 90 को टेंड करेगा, तो cos 90 0, तो बचेगी बस ये वाली टर्म सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनफाइनाइट शीट है अगर, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट सब पे सेम है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंसेस छोटे ही हैं, ऐसे मत करना दूर जा रहे हो तो कम होती जा रही फील्ड, नहीं, यहाँ पे ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मूविंग ऑन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए। वेरिएबल डेंसिटी का ये सवाल है, सॉल्व कीजिए। इसके जो क्लास नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें आपको इसका होमवर्क का आंसर मिल रहा होगा बच्चों। तो कैसा लगा सेशन बताइएगा, और सारे फॉर्मूले मैंने याद करा दिए हैं। अब जाइए और जीतिए जंग। मार्क्स ऐप पे जाइए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, क्विजर पे जाइए, चैप्टर टेस्ट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, एटलीस्ट एक पढ़ने वाले दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और क्या क्या चीजें आप चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप और फिजिक्स में लेक्चर चाहते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक केयर।